हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला। और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अरस्तु के जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन है वो क्या है, और अरस्तु के आइडियल स्टेट के बारे में क्या विचार हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरस्तु के नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में क्या विचार हैं। तो चलिए आइए इसी टॉपिक को हम समझते हैं। और ये टॉपिक जो बीए के स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एलएलबी यानी कि जो एलएलबी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए भी पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से पहले जान लेते हैं अरस्तु का इंट्रोडक्शन। देखिए, अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे और जिन्हें राजनीति शास्त्र का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अरस्तु का जन्म यूनान में 384 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था और वो महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व प्रसिद्ध योद्धा और सम्राट सिकंदर महान के टीचर थे। देखिए, अरस्तु ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और उन्हीं ग्रंथ में से एक है मेन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स। तो अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार पॉलिटिक्स ग्रंथ में ही बताए हैं। तो अरस्तु ने जो अपना ग्रंथ लिखा था पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में बताया है। लेकिन जब बात आती है नागरिकता की परिभाषा की, तो अरस्तु ने उसको ज़्यादा देने की कोशिश नहीं की है। वह प्रश्न करते हैं कि राज्य क्या है, और उत्तर में खुद ही कहते हैं कि राज्य बाहरी दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है। यानी कि जो स्टेट है वो कैसे बना है, वो ह्यूमन बीइंग के एसोसिएशन से बना हुआ है। देन वो कहते हैं कि दैट हु इज़ अ सिटीजन, या नागरिक कौन है या नागरिकों से क्या मतलब है। लेकिन इनका आंसर उन्होंने एक बिल्कुल सर्टेन फॉर्म में नहीं दिया है, बल्कि एक नेगेटिव रूप में, एक निषेधात्मक रूप में इसके बारे में वो बता रहे हैं। और वो पहले ये बता रहे हैं कि नागरिक कौन नहीं हो सकता। तो चलिए आइए जानते हैं अरस्तु के अनुसार कौन नागरिक नहीं है। अरस्तु कहते हैं कि अनागरिक मतलब जो कि सिटीजन नहीं है, उसके लिए क्या क्या दशाएं हो सकती हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो मनुष्य राज्य में निवास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी उस राज्य के नागरिक नहीं हैं, तो इसके लिए 4 स्टेजेस, 4 सर्कमस्टांसेस होती हैं। कौन कौन सी देखिए कंडीशंस हैं। नंबर 1, तो राज्य के किसी स्थान विशेष में केवल रहने से ही सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि जब हम वुमेन्स की बात करें या बच्चों की बात करें, स्लेव्स की बात करें, और जो विदेशी, ये लोग जिस भी राज्य में रहते हैं उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा जाता है, इन्हें वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है। सेकंड देखिए, कहा गया कि किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको भी नागरिक नहीं माना जा सकता। थर्ड, अरस्तु कहते हैं कि उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हों। एंड फोर्थ, जो निष्कासित हैं यानी कि जिन्हें देश निकाला दिया गया हो, या जो मताधिकार से वंचित, जैसे कि पागल है कोई, है ना, जो व्यक्ति बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता है, तो ऐसे लोग भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। अब देखिए, इतना बताने के बाद में अरस्तु बता रहे हैं कि फिर नागरिक हैं क्या। तो अरस्तु का कहना यह है कि नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था तथा व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है। मेनली यानी कि यहाँ पर इन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम है और जो लेजिस्लेटिव में एक मेंबर के रूप में जो पार्टिसिपेट करेगा वही सिटीजन कहलाएगा। और क्यों? क्योंकि ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों ही सॉवरेनिटी के मेन फंक्शन होते हैं। और अरस्तु की इसी डेफिनेशन से नागरिक तथा अनागरिक में अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मेनली क्या बात कही है कि जो न्याय व्यवस्था और व्यवस्थापिका यानी कि जो लेजिस्लेटिव और जो जुडिशियल, जो जस्टिस के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में जो मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे वही क्या कहलाएंगे, वही सिटीजन कहलाएंगे।
जब हम नागरिकों की विशेषताओं की बात करते हैं तो अरस्तू की नागरिकता की परिभाषा के अनुसार नागरिकों की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। देखिए, अभी हमने आपको 2 पॉइंट बताए हैं तो वही दोनों पॉइंट यहाँ पर आ गए। पहला कि जो सिटीज़न राज्य का बिल्कुल एक एक्टिव मेंबर होते हुए न्याय प्रशासन और सार्वजनिक कार्य में भाग लेगा, वो सिटीजन कहलाएगा। सेकंड, वह साधारण सभा का सदस्य होने के नाते लेजिस्लेटिव फंक्शन में भाग लेगा, तो वो सिटीजन कहलाएगा। यानी कि एक अथवा दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। तो इट मीन्स अरस्तू के अकॉर्डिंग सिटीजन वही पर्सन है जो या तो जस्टिस में या स्टेट में जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग ले और न्याय क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य करके एक व्यक्ति राज्य के न्यायिक कार्यों में भाग लेता है, ऐसा अरस्तू का कहना है। देखिए, अरस्तू ने श्रमिकों और दासों को नागरिक नहीं माना है और इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया है कि नागरिकता एक विशेष गुण है जिसके लिए विशेष योग्यता की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जहाँ पर हम जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं या जब हम कह रहे हैं कि राज्य के विधायी कार्यों में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि जो श्रमिक हैं या जो दास हैं, वो इन नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए सक्षम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अरस्तू का कहना ये है कि इन कामों के लिए एक ऊंचे नैतिक तथा बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है जो कि प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जाता और इसीलिए अरस्तू कहते हैं कि चाहे वुमेन्स हों, चाहे चिल्ड्रन हों, चाहे स्लेव्स हों, चाहे लेबर्स हों, इन सभी के पास शासन करने की तथा राजनीतिक कार्यों में पार्टिसिपेट करने के लिए नैतिक और बौद्धिक स्तर नहीं होता है और इसीलिए ये नागरिकता के आवश्यक गुणों से वंचित रह जाते हैं और नागरिक नहीं हो सकते। देखिए, अब जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ ये अक्सर ही शॉर्ट नोट में भी आप लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा ह्यूमन बीइंग होना और अच्छा सिटीजन होना ये दोनों ही अलग बातें हैं और अरस्तू ने अच्छे मानव तथा अच्छे नागरिक में अंतर किया है। देखिए, जो अच्छे मानव का लक्षण है वो सब राज्यों में एक समान है, किंतु अच्छा नागरिक कौन है यह बात विशेष नगर राज्यों को ध्यान में रखकर ही पता चल सकती है। और अरस्तू ने बताया है कि जो राजपुरुष हैं और वो लोग जो राज्य के कार्यों का संचालन करते हैं वे एक अच्छे नागरिक के साथ साथ उनमें अच्छे मानव के गुण भी होने चाहिए। और इन द लास्ट अब हम बात करने जा रहे हैं अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों की क्या आलोचना है। देखिए, आज के समय में यानी कि आधुनिक युग में अरस्तू की जो सिटीजनशिप जो थ्योरी है उसकी कई आधारों पर आलोचना की जा रही है। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि अरस्तू ने नागरिकता की अत्यधिक संकुचित परिभाषा दी है क्योंकि उनका कहना ये था कि जो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो जस्टिस रिलेटेड फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो केवल वही नागरिक होंगे। तो इससे तो जो राजतंत्र है या जो कुलीन तंत्र है उसमें नागरिकों की संख्या कितनी कम रह जाएगी। सेकंड, अरस्तू ने जो श्रमिक थे उनको तो नागरिकता से अलग कर दिया और नागरिकता को केवल समाज का जो हाई क्लास था उसी तक ही सीमित रखा है। इस तरीके से उन्होंने समाज के बहुत बड़े भाग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले जो आगे प्रोग्रेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उन सबसे अलग कर दिया। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य में बहुत सारे श्रमिक होते हैं और जब उनको एज ए सिटीजन काउंट ही नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उन लोगों को नहीं मिल पाएंगी। और जिन लोगों ने इनकी आलोचना की थी अरस्तू की, उन्होंने कहा कि ये जब इन्होंने श्रमिकों को जब नागरिक नहीं माना है तो ये निश्चित रूप से एक अमानवीय तथा अप्रजातांत्रिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तू ने चाहे वुमेन्स की बात हो, चाहे स्लेव्स की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, इन सभी को नागरिक नहीं माना है जो कि वर्तमान में ठीक नहीं है। और वर्तमान में सभी व्यक्तियों को सामान्य स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी योग्यता द्वारा सत्ता में भाग ले सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, अरस्तु का कहना ये था कि जो सिटीजन है भाई, वो न्यायाधीश भी है, वो न्याय संबंधी कार्य भी कर रहा है और वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि विधि निर्माण करने वाला भी है। तो आधुनिक टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति न्यायाधीश भी हो और विधि निर्माता भी हो। देन अरस्तु ने सिटीजन्स की ड्यूटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उनके राइट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। और इन द लास्ट ये कहा गया कि अरस्तु ने नागरिकों और अनागरिकों में अंतर नहीं किया है, बल्कि जो अनागरिक हैं उनको राज्य का सदस्य ही नहीं माना है। उनको केवल एक वो, जैसे होता है ना सजीव उपकरण, एक बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट की तरीके से जो जीता जागता उपकरण है, वैसे माना है। और अरस्तु के जो नागरिकता के विचार हैं वो यूनान के जैसे छोटे राज्यों पर तो भले ही लागू हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो विशाल राज्य हैं उन पर ये लागू नहीं हो सकते। और इन सब के बाद में पर यदि हम कंक्लूज़न करें तो यही कहा जाएगा कि ठीक है, अरस्तु के सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं, पर अरस्तु का जो नागरिकता का विचार इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए शासन में भाग लेना आवश्यक समझता है। तो आशा करती हूँ कि अरस्तु का नागरिकता संबंधी सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।